रेवती जी की आंखों से नींद कोसों दूर था। हल्की बेचैनी महसूस करने पर रेवती जी बिस्तर से उठ खड़ी हो गई और झट से पंखा बंद कर खिड़की खोलने लगी। खिड़की खोलते ही बाहर की ताज़ा हवा चेहरे से टकराकर हॉल के अंदर प्रवेश की। इसी बीच रेवती जी गहरी चिंता में डूब गई और पति की दीवार पर टंगी फोटो निहारने लगी। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। आज पूरे 5 साल बीत गए आपको गए हुए सूर्यकांत जी। जिंदगी बड़ी कठिन लगती है। इन 5 सालों में ना जाने मैंने क्या क्या सहा है। पति की फोटो को निहारते निहारते रेवती जी अतीत की गलियारों में चली गई। आज बड़े खुश थे सूर्यकांत जी और रेवती जी। खुशी की बात भी थी क्योंकि छोटा बेटा राजेश आज पूरे कॉलेज में टॉप किया था। यह खबर सुनकर सभी घर वाले प्रफुल्लित हो उठे। सूर्यकांत जी और रेवती जी के 2 बेटे और एक बेटी है। बड़ा बेटा राकेश और छोटे बेटा राजेश में सिर्फ 2 साल का अंतर है। बड़ा बेटा राकेश बहुत समझदार था। राकेश की भी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसने नौकरी करना सही समझा। वैसे राकेश आगे पढ़ना चाहता था, मगर जैसी घर की परिस्थिति थी उसमें लाजमी था कि नौकरी करके ही वो अपना कुछ आगे पढ़ सकता था। इसीलिए वो अपनी मेहनत से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सूर्यकांत जी और रेवती जी ने अच्छी लड़की ढूंढकर राकेश की शादी चंदा से कर दी। छोटे बेटे राजेश की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। यह घर में बिल्कुल भी समझदार नहीं था। बचपन से ही हर चीज़ जिद से प्राप्त कर लेना चाहता था। अब यह समस्या आ गई कि वह अब आगे पढ़ना चाहता है। इसीलिए उसने पिता से बात की। पापा, अब हमारी पढ़ाई आपकी जिम्मेदारी है। अब यह मत समझना कि मैं काम करके पढ़ूंगा जैसे भैया पढ़ रहे थे। हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपने बेटे को पढ़ना लिखाना और उनको उनके पैरों पर खड़ा करवाना। वैसे बात तो सही थी, मगर कभी कभी हालात से समझौते कर लेने चाहिए। जैसे तैसे लोन लेकर राकेश ने राजेश का एडमिशन करवाया बीए का। वहीं घर की सबसे छोटी बेटी थी मधु। मधु की भी पूरी पढ़ाई साल भर बाद पूरी हो जाती। मधु घर पर आसपास के बच्चों को ट्यूशन देती और घर के खर्चों में हाथ बटाती। सूर्यकांत जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उन्हें जल्द ही रिटायरमेंट मिलने वाली थी। दिन गुजरने लगे और साल भर बाद ही मधु की भी पढ़ाई पूरी हो गई और सूर्यकांत जी भी रिटायर हो गए। उन्हें अपनी कंपनी द्वारा कुछ धनराशि दी गई थी और पेंशन फंड के तहत हर महीने 3,000 की राशि मिलने लगी थी। सूर्यकांत जी को धनराशि मिलने के बाद उन्होंने कुछ पैसों से अपने घर का 2 मंजिला करवा दिया, जो काफ़ी पुराना भी हो गया था, और बाकी धन राशि उन्होंने मधु के शादी के लिए जमा करवा दी। अचानक सुबह सवेरे ही पति को तैयार होते देख रेवती जी हैरान हो गई और वे सूर्यकांत जी से पूछने लगी, आज अभी सवेरे सवेरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे रेवती जी, आपसे बताना भूल गया, मैं नौकरी की तलाश करने जा रहा हूँ। चकित होकर रेवती जी ने कहा, क्या जी, आपको अब नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? अब आपकी उम्र हो चुकी है। सरकार भी 60 साल के बाद व्यक्ति को रिटायरमेंट दे देता है। अब आप नौकरी करेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं रेवती जी, मेरे अंदर 10 साल और कमाने की क्षमता है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। राजेश की शादी, मधु की शादी करनी है और हमारी पुश्तैनी घर भी अभी बनवाना है, जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। आखिर बाद में मैं और तुम वहीं तो रहेंगे। सूर्यकांत जी ने पत्नी को आखिरकार मना ही लिया और कुछ दिनों बाद ही उन्हें एक पार्ट टाइम की नौकरी लग गई। इन्हीं सालों में सूर्यकांत जी मधु के लिए भी रिश्ता खोज रहे थे। राजेश का भी एमबीए हो गया था और वो अब नौकरी खोजने में लगा हुआ था। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। फिर एक दिन कोहराम सा मच गया। जिसे देखो वही सूर्यकांत जी के घर की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। माजरा किसी की भी समझ में नहीं आया। अभी तक भले चंगे सूर्यकांत जी को यह अचानक क्या हो गया। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, क्या हो गया उनको? अभी सुबह तो उन्हें देखा था, काम पर जा रहे थे, कैसे मृत्यु हो गई उनकी? भाई, अभी 3 घंटे पहले ही तो मैंने उन्हें देखा था घर से बाहर निकलते हुए। हाँ, बैग टांग कर निकले थे। शायद एक्सीडेंट हो गया, किसी बस की चपेट में आ गए।
लगातार लोग बात कर रहे थे। सूर्यकांत जी के घर में भीड़ जमा हो गई। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। रेवती जी मधु दहाड़े मारकर रो रही थी, तो दूसरी तरफ बहू चंदा विलाप कर रही थी। भागे भागे दोनों बेटे भी अपने अपने ऑफिस से आ गए थे। किसी को मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी कुछ घंटे पहले घर से भले चंगे निकले सूर्यकांत जी इस अवस्था में लौटेंगे। लोगों की आंखों में आंसू थे। पड़ोसी महिलाएं रेवती जी को हौसला दे रही थी और खुद भी सुबक सुबक कर रो रही थी। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे सूर्यकांत जी। पूरा मोहल्ला उनका बहुत सम्मान करता था। अभी मुश्किल से 2 साल हुए होंगे उन्हें रिटायर हुए, मगर फिर भी बेचारे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। आखिरी दम तक मेहनत करते रहे। पूरे जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर रिटायरमेंट मिलने पैसों से बड़ी लगन से यह घर बनाया था उन्होंने। एक पल भी सुख नहीं भोग पाए। आखिर अब ही तो दिन आए थे उनके सुख देखने के। अब बेटी बेटा भी ब्याहने को बाकी हैं। खुद रेवती जी को यकीन नहीं हो रहा था कि पति इस तरह से उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। आज उसे लग रहा था कि उसके भाग फूट गए हों जैसे। किसी वज्रपात से कम भी तो नहीं था यह घटना। अभी उम्र ही कितनी थी उनकी, केवल 62 वर्ष ही तो हुए थे पूरे। जीवन भर मेहनत और संघर्ष के पश्चात जब उन्हें अब सुकून का जीवन जीने का समय मिला तो वे खुद इस दुनिया से चल बसे। जिसने भी सुना वह दौड़ा हुआ सुबह उनके घर तक पहुंच गया। नम आंखों से सभी ने सूर्यकांत जी को अंतिम विदाई दी। रेवती जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हर कोई उन्हीं को समझा रहा था। उनके बड़े बेटे राकेश ने मुखाग्नि दी और उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। चाची बुआ सभी रेवती जी को समझाती, अरे संभल जा, रो धोकर मरने वाला वापस आता तो फिर हम भी तेरे साथ रो लेते। जो कुछ भगवान की मर्जी थी वह तो अब हो गया। अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। दिन भर घर में भीड़ भाड़ रही। शाम ढलते ढलते एक एक कर लोग अपने घरों को चलते बने। अब सिर्फ घर में राकेश, चंदा, राजेश और मधु के अलावा रेवती जी ही थी। घर में एकदम शांति छा गई थी। कुछ भी बोलना किसी को सूझ नहीं रहा था। 13 दिन बाद 13वीं भी हो गया। ऐसे ही 1 महीने बीत गए। समय ऐसा लग रहा था मानो अत्यंत मंथर गति से चल रहा हो। घर में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती। समय का चक्र तेजी से आगे बढ़ता रहा। जो कुछ चल रहा था वह उसी प्रकार चलता रहा। सूर्यकांत जी थे तो वही राशन, पानी, लाइट बिल, पानी बिल, घर का टैक्स सभी का जिम्मेदारी उठाए थे। अब उनके ना रहने पर राकेश, राजेश को आटा, चावल, दाल, नमक, शक्कर और तेल कितने रुपए किलो है का अंदाज़ा मिला। आज उनको पता चला कि उनके पिताजी कितना बोझ अकेले ढो रहे थे। खैर, राकेश और राजेश ने मिलकर जिम्मा उठाया। रेवती जी के पास पेंशन आता जो मात्र 3,000 ही था। उसी को वो मधु की शादी के लिए रख देती। 1 रुपया भी वो ना छूती। इतवार के दिन बुआ, चाचा जी, चाची अभी आते और मधु की शादी की बात चलती और इन सब का परिणाम कुछ नहीं निकलता, क्योंकि आजकल लड़की लड़का से पहले दहेज की लेन देन की बात की मांग पहले आती है। इसीलिए मधु की शादी में दिक्कत आ रही थी। अगर बिन दहेज की शादी चाहिए तो लड़का भी वैसा ही मिलता। ऐसी ही बात टलती जा रही थी। फिर अगले इतवार को चाचा जी और चाची जी आए और उन्होंने रेवती जी से एक रिश्ता सुझाया। भाभी, मुझे कल ही किसी ने एक रिश्ता बताया है। एक ही लड़का है और 2 बहन है। दोनों अपने अपने ससुराल में हैं। लड़का अच्छा कमाता है। बस घर में 3 प्राणी हैं, माँ बाप और छोटा बेटा। माँ बाप और बेटा, छोटा परिवार है। हमारी मधु सुखी रहेगी। और एक बात तो और, आपको तो पता है कि हम इतना ज़्यादा दहेज भी नहीं दे सकते हैं और इसका भी समाधान है। कैसे? दोनों राकेश और राजेश ने एक साथ कहा। चाचा जी कहते हैं, बस भाभी जी, लड़के में एक ही कमी है कि लड़के की शादी आज से 2 साल पहले एक लड़की से हुई थी और लड़की का कैंसर के कारण देहांत हो गया। लड़का बहुत अच्छा है, काफ़ी संस्कारी है और इंजीनियर की पोस्ट पर है। नोएडा में उनका अपना खुद का आलीशान फ्लैट है। इससे अच्छा रिश्ता तो हमारी मधु के लिए हो ही नहीं सकता।
चाचा जी ने इस रिश्ते पर जोर देते हुए कहा। कहीं ना कहीं सबको भी यह रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन लड़के की दूसरी शादी है। जब यह बात रेवती जी को पता चला तो वे चिढ़-सी गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का विवाह मैं किसी शादीशुदा आदमी से हरगिज़ ना करूँगी। इस बात का विरोध जताते हुए बहू चंदा ने कहा, माँ जी, आप चाहती क्या हैं कि मधु कुंवारी ही रह जाए या आपके बेटे परेशान रहे और शादी के लिए लोन लेकर उसका ब्याज भरते रहें? अब इतना अच्छा लड़का तो आपको कुछ कमी के साथ ही मिलेगा। काफ़ी सोचने समझने के बाद रेवती जी ने हाँ कह दिया। लड़के वालों को भी मधु पसंद आई और दोनों की चट मंगनी पट ब्याह करवा दिया गया और मधु अपने ससुराल की हो गई। बेटी की विदाई के बाद रेवती जी बिल्कुल अकेली हो गई। एक वही थी जो उनके साथ हमेशा रहती थी। धीरे धीरे समय का चक्र तेजी से गुजरने लगा। अब घर में बड़ी बहू चंदा का ही राज था। राजेश के लिए भी लड़की अब ढूंढी जा रही थी। राजेश का कहना था कि उसे जॉब वाली लड़की चाहिए, मगर जैसा रिश्ता राजेश चाह रहा था वैसा उसे भी नहीं मिला। एक दिन चंदा ने एक रिश्ता बताया देवर के लिए। चंदा की एक चचेरी बहन थी रूपा। वो रूप गुण संस्कार से भरपूर थी, ऐसा चंदा ने बताया था सभी को। रूपा ज़्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर सब चीज़ों को ज्ञान था। जब चंदा ने रूपा की फ़ोटो सभी को दिखाई तो सबको पसंद आई, खासकर राजेश को भी। जल्द ही रूपा संग राजेश की शादी तय हो गई। रूपा के पिताजी ने साफ साफ कह दिया कि वो दहेज ना दे पाएंगे, सिर्फ वो बारातियों की सेवा कर पाएंगे। रेवती जी ने सभी शर्त मान ली। आखिर वह भी तो इसी परिस्थितियों से गुजरी थी। आज राजेश की दुल्हन बनकर रूपा गृह प्रवेश की। सारे नए जोड़े के रीति रिवाज कर रूपा अब घर के दूसरे मंजिल पर रहने लगी। नीचे राकेश, चंदा और रेवती जी रहती थी। मधु शादी के बाद पहली बार भाई की शादी में बुलवाई गई थी। जब रक्षाबंधन करीब आता तब रेवती जी बेटों से कहती बहन को बुलाने के लिए, मगर कोई नहीं सुनता। उल्टा ऊपर से बहुएं कहती, माँ जी, आप ननद को सिर चढ़ा रही हैं, ऐसा ही हमेशा याद करती रहेंगी ना तो उसका मन मायके में ज़्यादा लगेगा और ससुराल में जम नहीं पाएगी। रेवती जी तरस कर रह जाती और उसके बदले 2 आंसू गिरा देती, मगर यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। रसोई घर तो नीचे ही था। शुरू शुरू में दोनों बहुएं रूपा और चंदा मिलजुल कर काम करती रहती, मगर धीरे धीरे रेवती जी ने महसूस किया कि दोनों में मतभेद शुरू हो गया है कामों को लेकर, और यही मतभेद एक दिन कारण बना बंटवारे का। थी तो दोनों बहनें ही, मगर देवरानी जेठानी बनने पर बात अलग हो गई। अब छोटी बेटे बहू का रसोई घर ऊपर हो गया, उनका खाना पीना ऊपर ही बनता। रेवती जी को अब महसूस होने लगा कि घर के मुखिया के जाने के बाद बेटे और उनकी बहुओं ने भी रंग बदलने शुरू कर दिए हैं। रेवती जी अब चिंतित हो उठी। माँ, अब किसकी जिम्मेदारी होगी? यह सवाल दोनों बहुएं एक दूसरे से करती। अब जिम्मेदारियों का सवाल उठाकर बहुओं ने दिल छन्नी कर दिया। सब कुछ सुन समझ कर भी अनसुनी कर देती रेवती जी। अनसुनी करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था उनके पास। सबसे भली चुप। कहती भी तो क्या कहती? यदि कुछ कहती तो बहुओं से भी कुछ और जवाब मिलता। इससे विवाद और बढ़ जाता। फायदा कुछ भी नहीं था। अब रेवती जी को पूरा भरोसा हो गया कि उनके बुरे दिन नज़दीक आ गए हैं। एक इतवार दोनों बेटों और बहुओं ने मिलकर फैसला लिया कि एक दिन माँ नीचे रहेंगी बड़े बेटे के साथ और उनकी उस दिन की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी जिनके साथ वह रहेंगी, और अगले दिन माँ ऊपर रहेंगी छोटे बेटे के साथ और उसे दिन की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी। दोनों तरफ से सहमति मिल जाने पर यह निश्चित हुआ कि अब रेवती जी वैसे ही रहेंगी और उनके 3,000 रुपये की पेंशन पर किसी का हक नहीं रहेगा। वह जैसे चाहे वैसे खर्च करे। यह फैसला सुनकर अवाक रह गई वो। रात में रेवती जी बहुत रोई थी। यह कैसा बंटवारा हो रहा है? जीते जागते इंसानों का बंटवारा। उसे लगा मानो उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए हों। दोनों बेटों के फैसले के आगे वह कुछ नहीं बोल पाई। मेरी दुर्गति शुरू हो गई। कहीं माँ थी विभाजित होती थी, कहीं माँ भी विभाजित होती है। सारे मोहल्ले में बेटों बहुओं के खिलाफ थू थू होने लगा।
अपनी सारी उम्र तो उन्होंने अभाव में ही काट दी, केवल इस सपने के सहारे कि कल कमाऊ बेटे होंगे और घर में बहुएं होंगी तो कोई कमी नहीं रहेगी। सूर्यकांत जी भी हमेशा यही सपना उन्हें दिखाया करते थे, किंतु उनके मौत के साथ ही रेवती जी को ये सपने अब झूठे नज़र आने लगे। उन्हें लगने लगा कि जिन कल्पनाओं के सहारे उन्होंने अपना जीवन जिया, वे सब एक ही तूफान में बिखर गए हैं। पति की मौत भी तो किसी तूफान से कम नहीं थी उनके लिए। उनकी सारी कल्पनाएं, सारी खुशियां, सारे सपने एक साथ विलीन हो गए थे इस तूफान में। अब जैसे जिंदगी चला रही थी, वैसे रेवती जी भी चल रही थी। रेवती जी आगे बढ़कर ही झाड़ू पोछा बर्तन कर देती, क्योंकि ज़िंदगी भर तो काम ही करती आई हैं और यूँ समय भी गुजर जाएगा। इस घटना के बाद तो रेवती जी घर में भी बड़ी भयभीत रहने लगी। अब पति की याद उन्हें ज़्यादा ही सताने लगी थी। जीवन के किस पड़ाव पर पति ने साथ छोड़ दिया था उनका, आगे की कल्पना करके ही सिहरन सी दौड़ जाती उनके शरीर में। ईश्वर करे उन्हें यह सब न देखना पड़े, पति की तरह उनकी भी आंखें बंद हो जाए तो अच्छा है। मिलने वाली पेंशन के 3,000 में से वे कुछ ना कुछ बचाती और एक पड़ोसी के लड़के के मदद से उन्होंने एक पास के मोबाइल के दुकान से एक 1,500 रुपये का कुंजी पटल वाला फ़ोन खरीदा था और उनके पास सिम पहले से ही था। फ़ोन चलाना सीखकर वो मधु से बातें करती। अब तो रेवती जी दादी के साथ साथ नानी भी बन गई थी। बहुत दिनों बाद मधु 10 दिनों के लिए अपने मायके आई। उसके ससुराल वाले उसे कभी आने नहीं देते। जब खासकर पता हो कि भाई भाभियाँ भी नहीं चाहते बुलाना, तो उन्हें तो मजबूत बहाना मिल गया। मधु अपनी माँ के लिए काजू बादाम, पिस्ता, नान खटाई वगैरह वगैरह लाई। इन 10 दिनों में रेवती जी बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुरझाया फूल फिर से खिल गया। बेटी के ससुराल वापस जाते वक्त रेवती जी मधु के गले लगकर रो रही थी। तभी बहू के रसोई घर में घुसते ही लाइट जल उठी और रेवती जी की तंद्रा टूटी। सामने बहू खड़ी थी। क्यों माँ जी, नींद नहीं आ रही क्या? अभी तक सोई नहीं आप? क्यों जाग रही हो? रूपा ने कहा। अरे बेटी, नींद नहीं आ रही है, फिर भी अब जा रही हूँ सोने। रूपा पानी का बोतल लेकर और लाइट बंद कर चली गई अपने कमरे में। सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी जा रही थी और सभी जग चुके थे। राजेश रूपा से कह रहा था कि अरे तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, उठाओ ना, सबकी नींद क्यों ख़राब कर रही हो? फ़ोन देखो कौन परेशान कर रहा है। जब इंसान एक बार फ़ोन नहीं उठा रहा है तो 10 बार करने की क्या ज़रूरत है? मेरा फ़ोन नहीं बज रहा है, देखो हॉल से आवाज़ आ रही है, शायद तुम्हारी माँ का है फ़ोन। रूपा झुंझलाकर कहने लगी। दोनों बेटे बहू हॉल में आ गए और राजेश कहने लगा, अरे माँ, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं हो? जब रेवती जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राजेश घबरा गया। उसने माँ का हाथ हिलाया मगर वो बेजान हो गया था। रेवती जी दुनिया छोड़कर चली गई थी। पूरे 5 साल बाद वो सूर्यकांत जी के पास चली गई। आशा निराशाओं के बीच झूलते रेवती जी इस निर्दयी संसार से विदा हो गई। अब जा रही हूँ सोने, ये आखिरी शब्द निकले थे रेवती जी के मुंह से। राजेश और रूपा जोर से चीखे, माँ। राकेश और चंदा भी भागे भागे ऊपर पहुँचे। रेवती जी चली गई, लेकिन आस पड़ोस और मोहल्ले में रहने वालों को सबक दे गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।